अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला फेसबुक लाइव सेशन है और इसमें आज मेरी कोशिश यह है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आपको मिलवाया जाए। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम असद है और मैं हरम प्रोजेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्ट में हूँ और पावर जनरेशन और जमजम प्लांट में पे काम करता हूँ मैं। तो मेरे साथ एक नहायत ही बहुत ज़्यादा काबिल इंजीनियर मौजूद हैं, दानियाल अहसन साहब, जो कि इलेक्ट्रिकल के हैं। और आज इनसे वक्त निकाला है, इनसे कह के हमने वक्त लिया है कि इनको लाइव सेशन में लिया जाए और इनके जो एक्सपीरियंस है और हरम में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके ऊपर इनसे बात की जाए। और ये इंटरव्यू का सेशन ज़ाहिर रेहान फाउंडेशन के तहत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आज मुझे भी इसका बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैं ना इस पर बात करूं और दानियल भाई का इंटरव्यू लूं। तो आज मुझे मौका मिला, चूँकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोग क्वारंटाइन में हैं, लेकिन एक हमारे साथ ये है फॉर्चुनेट, हम जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दानियल भाई हरम में हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखते हैं। चलें इनसे ही पूछेंगे कि दानियल भाई आप प्लीज़ ज़रा अपना तारुफ़ करवाइएगा और अपने बारे में बताइएगा ताकि फिर हम आगे चल सकें और आपसे मज़ीद सवालात कर सकें। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए दानियल भाई, थैंक यू। जी दानियल भाई। मुझे खुद बड़ी खुशी है कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो अपने बारे में मैं यहीं से बात शुरू करूंगा कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है और अपनी इनिशियल एजुकेशन मैंने कराची से ही हासिल की और हायर स्टडीज़ भी मैंने उधर से ही कंप्लीट की। बेसिकली मेरी जो हायर एजुकेशन है वो है BE इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा अगर अपने वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूं तो पास आउट होने के बाद 4 सालों तक मैं उधर ही काम करता रहा कराची में। डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने काम किए, लेकिन मेजरली मैंने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया और वहाँ पर जो मेरी लास्ट जॉब थी वो जोंग के एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। HBA प्रोजेक्ट था, यानी कि हाइट बिलो एंटीना, बेसिकली कवरेज इंक्रीज़ करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट। उसके अलावा यहाँ पर फिर मैं मूव हो गया गल्फ में और यहाँ पर मुझे 5.5 साल हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में और यहाँ पर मैं 5.5 सालों से एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर काम कर रहा हूँ ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मॉस्को। माशाल्लाह दानियल भाई, बहुत आपने अपना मुख्तसर सा तारुफ बयान किया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हरम में आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप अगर प्लीज़ हमारे देखने वालों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, तो यकीनन आपके एक्सपीरियंस से और आपकी बातों से बहुत सारे लोग सीखेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो ज़रा आप हरम के बारे में बताइएगा कि हरम में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से काम कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हरम में आती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हरम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है सकीको। लाइक अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे सकीको क्या चीज़ है, तो मैं सकीको के बारे में बता दूं। जैसे पाकिस्तान में वापदा जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रही होती है और कराची में KSC ये काम कर रही होती है, इसी तरह यहाँ सऊदीया में जो है सकीको का नाम है इस हवाले से, सऊदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। वो बेसिकली हरम में मेन स्विचिंग स्टेशन जो है, हमारे 2 मेन स्विचिंग स्टेशन, वहाँ पर उनके पास से फीडर्स आ रहे होते हैं। उन फीडर से फिर हरम के अंदर मीन्स मॉस्कल हरम के अंदर जो भी सब स्टेशन है वो उन फीडर से कनेक्टेड हैं और आपस में वो एक साइकिल के सूरत में कनेक्टेड है। तो बेसिकली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जनरेशन जो है वो सकीको में होती है, इलेक्ट्रिक की जनरेशन। और उसके अलावा हाँ, हरम प्रोजेक्ट से अब जनरेशन के हवाले से ये बता दूं कि वहाँ पे एक पावर प्लांट है मेन हरम प्रोजेक्ट के लिए, जिसको डिज़ाइन किया गया था कुदई पावर प्लांट के नाम से। वहाँ पर डीजल इंजन जनरेटर वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आमतौर पे उसको एक बैकअप के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसकी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं, आज तक तो नहीं पड़ी है, लेकिन इन केस अगर कभी पड़ी तो फिर उसको यूज़ किया जाएगा। और बस यहाँ पर यही है, डीजल इंजन के थ्रू बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो कि बहुत ही
आम सा मेथड है और पूरी दुनिया में खासतौर पर पाकिस्तान में तो उसी मेथड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैमरा जनरेट की जा मेरे रही है। बाकी हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उस पर आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे हरम में, ऑल ओवर द हरम, ऑल ओवर द मॉस्क कैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हमारा मीडियम वोल्टेज है, उससे लो वोल्टेज में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई को और फिर लो वोल्टेज से वो यूटिलाइजेशन में जाती है चीज़ें। तो यही काम है, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बेसिकली स्विचिंग है हमारा काम और ऑपरेशन मेंटेनेंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी दानियल भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई है और बहुत आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सऊदी अरब में, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये किस से जनरेट होती है, किस तरीके से होती है? और मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी के पर जो बैकअप सिस्टम लगा हुआ है, जैसा आपको मतलब आप काम करते हैं और आप बताते भी रहते हैं, तो इस बैकअप सिस्टम के बारे में आप थोड़ा बताएं प्लीज़ कि इसके बैकअप में जो सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो है शट डाउन नहीं होता, बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होता और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी हरम में जो है वो होती है, सप्लाई होती रहती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, लोड शेडिंग की जहाँ तक बात है या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की जहाँ तक सवाल है, तो ये आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो वहाँ पर लोग जानते भी नहीं है कि लोड शेडिंग होती क्या चीज़ है। तो बेसिकली क्या चीज़ है इसके पीछे कि लोड शेडिंग वो लोग क्यों नहीं जानते, हालांकि फॉल्ट तो हर जगह आता है। होता यह है कि बैकअप सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया होता है और यहाँ हरम प्रोजेक्ट में सऊदी अरब एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है, नो डाउट है भी। तो बेसिकली बैकअप्स इन्होंने रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे हरम प्रोजेक्ट का जैसा आपने पूछा तो मैं इसी को थोड़ा एलिबोरेट करूँगा। लाइक हमारे सब स्टेशंस में स्विच गियर होते हैं जिनका ये काम होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें। स्विच गियर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब एक स्विच गियर 3 ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई दे रहा है, उस एक स्विच गियर के बैकअप पे हमने एक और स्विच गियर रखा हुआ होता है कि इन केस अगर उस स्विच गियर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, किसी भी तरह की रिले से रिलेटेड, ब्रेकर से रिलेटेड, कुछ भी XYZ, तो दूसरा स्विच गियर जो स्टैंड बाय मोड पे फ़ौरन उसी वक्त मौजूद होता है, स्टैंड बाय पोजीशन पे, वो उसी वक्त उसकी जगह ले लेता है। लिहाजा वहाँ पर ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं आता। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जैसा कि मैंने बात की तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, बैकअप में उन्होंने सिस्टम रखा हुआ होता है। यहाँ हरम में जैसे मैंने बताया कि एक स्विच गियर के बैकअप में दूसरा स्विच गियर और फिर उसके बैकअप में UPS सिस्टम, मीन्स 2 बैकअप्स हैं। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोड शेडिंग कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। और ये मस्जिद अल हरम हो गया, खाने काबा, और मस्जिद नबी, ये 2 जगहें तो ऐसी जगह हैं कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है 1 मिनट की भी लोड शेडिंग या डाउनफॉल, पावर डाउनफॉल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़रा ज़्यादा बैकअप्स है। तो मेन जो चीज़ है वो बैकअप्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की रिडंडेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और कहूँगा, आपने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है, तो आम कन्वेंशनल प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूल के थ्रू, उसी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। जी दानियल भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हरम से मुताल्लिक। और चूँकि ये नया जो प्रोजेक्ट लगा था हरम प्रोजेक्ट, इसमें मैंने भी काम किया पावर जनरेशन में। तो पावर जनरेशन में तो एक्चुअली यहाँ पे जो है वो 5 मेगावाट का एक इंजन लगा हुआ है, लेकिन जो पावर जनरेट हो रही है वो डीजल फर्नेस से हो रही है। चूँकि यहाँ पे ऑयल ज़ाहिर इनकी अपनी प्रोडक्ट है, तो इस वजह से। लेकिन ये मोस्टली आप ये बताइएगा कि मोस्टली जो दुनिया में यूज़ हो रहे हैं ये तरीके जो अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो कौन से तरीके हैं? और ओवरऑल अगर आप दुनिया को देखें तो सबसे जो लो कॉस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? इस बारे में प्लीज़ आप कुछ बताइएगा। दुनिया में जो सबसे प्रीवेल्ड मेथड है अभी तक, जिससे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वो ऑयल के थ्रू ही प्रोड्यूस की जा रही है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन दूसरे और कई प्रोसेस पे काम हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इवन के पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम जनरेट कर सकते हैं, कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर प्रोसेस जो है वो सोलर पैनल है। सोलर पैनल है
विंड मिल भी हैं जिसे विंड टरबाइन कहा जाता है, और तीसरी टाइडल एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है अमेरिकन कंट्रीज़ में। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कम कीमत में इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज़ से जनरेट की जा सकती है वो है सोलर पैनल। और इस पर सोलर पैनल में पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने इंडिविजुअली तौर पे अपने घर में उसको इंस्टॉल किया हुआ और उससे काफ़ी एडवांटेजेस भी वो गेन कर रहे हैं। और बाहर मुल्क पे इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो कि मुझे भी याद आया कि कैलिफोर्निया की 2025 तक वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उसका इरादा है कि 2025 तक वो विंड टरबाइंस वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे कि कैलिफोर्निया की तकरीबन 60% इलेक्ट्रिसिटी वो विंड टरबाइंस के ज़रिए जनरेट कर सकेंगे। सही। और बहरहाल इस बात की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि विंड टरबाइंस की तरफ वो क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे नो डाउट एडवांटेजेस हैं, क्यों उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। इसी तरह सोलर पैनल जो है उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन चूंकि आपका सवाल था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस में ज़्यादा अच्छी है, और मैं समझ सकता हूँ कि इंजीनियरिंग इज़ नथिंग बट इकॉनमी, इस वजह से आपने ये सवाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सोलर पैनल फ़िलहाल सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं अभी तक। आगे हो सकता है और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इंट्रोड्यूस हो जाए। जी दानियल भाई, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आपने माशाल्लाह से बीई की भी है इलेक्ट्रिकल में, और फिर माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। पाकिस्तान में भी आप काम करते रहे और हरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप पिछले 5-6 सालों से इधर हरम में काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर। तो ये ज़ाहिर है एक बहुत एक्सपीरियंस है आपका। तो इस लिहाज से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हरम में ये जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं या ट्रांसफार्मर्स का जो काम होता है ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं, और हरम में कितने ये अब ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, कितने अपग्रेडिंग सिस्टम है, और ये क्या काम करते हैं? ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं, ये तो खैर आप भी जानते हैं इस बात को। और बाकी उसकी मुख्तलिफ रेटिंग्स होती हैं। 1600 kV के ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं हरम में, 1600 kV के और 300 kV के भी यूज़ होते हैं। वो बेसिकली ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टेप अप स्टेप डाउन जो होते हैं, वोल्टेज अप करने के लिए डाउन करने के लिए, ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्टेप अप स्टेप डाउन ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपने कही है। नो डाउट स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक टाइप्स होती है। और ऑफ कोर्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज, स्टेप अप हम क्यों यूज़ करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी 13.8 kV हमारे पास सप्लाई आ रही है फीडर्स के थ्रू, और हमें आगे जो है 220 वोल्ट चाहिए यूटिलाइजेशन में। तो स्टेप अप का तो सवाल ही पैदा नहीं था, स्टेप डाउन ही हमें चाहिए। और स्टेप अप जो है वो बेसिकली यूज़ भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे पावर जनरेशन वगैरह हो रही होती है या ट्रांसमिशन हो रही होती है। सही। और हमारे एक सब स्टेशन में तकरीबन 3 से 4 ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि मुख्तलिफ एरिया को, मस्जिद अल हरम के मुख्तलिफ एरिया को कवरेज दे रहे होते हैं। और 10 सब स्टेशन हैं पूरे ओल्ड हरम में। 2 प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले भी आपने जिक्र किया था कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसे शामिया हरम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सब स्टेशन की तादाद 17 to 18 है, और वहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि एक सब स्टेशन में 3 से 4 ट्रांसफार्मर हैं। लेकिन ये जो ओल्ड हरम है जिसमें करंटली मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 सब स्टेशन और एक सब स्टेशन में 3 ट्रांसफार्मर्स और 2 स्विच गेट्स होते हैं, और एक बैटरी बैंक होता है। बैटरी बैंक तो नहीं, डीसी पावर प्लांट का होता है, डीसी प्लांट होता है। सही दानियल भाई। दानियल भाई, थोड़ा यूपीएस सिस्टम के बारे में बताइएगा कि किस तरीके से काम करता है और इसकी आप क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ज़रा इसके बारे में प्लीज़ आप बताइएगा। यूपीएस सिस्टम जैसा कि इसके नाम से पता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो इसका भी काम पावर सप्लाई ही करना होता है। ये हमारा एक बैकअप सिस्टम होता है। जो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है हरम में, ये जैसा कि मैंने बताया था, ये बैकअप में भी सेकंड बैकअप होता है। हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम हरम में, उसमें इन केस कोई अगर बड़ा फॉल्ट हो जाता है कि हमारा बैकअप भी जो है वो भी अगर चला जाता है किसी भी सूरत में, किसी
किसी भी वजह से, तो कुछ देर के लिए लाइक कह सकते हैं 7-8 घंटों के लिए हमारे यूपीएस सिस्टम जो है, इतने हैवी यूपीएस सिस्टम वहाँ पे लगे हुए हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 7-8 घंटे तक वो सप्लाई दे सकते हैं उन स्विच गियर्स को और उन ट्रांसफार्मर्स को चला सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका सवाल था कि यूपीएस सिस्टम क्या होता है, यूपीएस सिस्टम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पावर सप्लाई होती है, जस्ट लाइक पावर सप्लाई। इनका भी काम पावर सप्लाई करना होता है और ये बैटरीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, बैटरीज की पावर पे। लाइक जब आपके पास नॉर्मल पावर आ रही होती है, ये बैटरीज को चार्ज करते रहते हैं, बैटरीज को कम्प्लीटली तौर पे चार्ज करके रखते हैं और पावर चले जाने की सूरत में बैटरी से ये पावर लेकर के आगे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारा सिस्टम चलता रहे। क्या ये हरम का जितना लोड है, अगर ये हरम की पावर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये यूपीएस जो है वो इसमें इतनी सलाहियत है कि हरम का तमाम लोड बर्दाश्त कर सकें और चला सकें? और अगर ये सलाहियत है तो कितनी देर तक ये काम कर सकता है यूपीएस? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कुछ ही देर पहले कि 7 से 8 घंटे का बैकअप हमारे पास है यूपीएस के थ्रू। और यूपीएस की जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि पूरे हरम का लोड अगर बर्दाश्त कर सकें, तो हमारे पास एक यूपीएस सिस्टम नहीं, मल्टीपल यूपीएस सिस्टम है हमारे पास। हर सब स्टेशन के लिए यूपीएस सिस्टम मौजूद है और वो यूपीएस सिस्टम हैवी टाइप के यूपीएस सिस्टम है जो हमारे पास है। लाइक वहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज बहुत ज़्यादा है और वो बहुत पावरफुल बैटरी है जो हमने इंस्टॉल की हुई है। तो या मैं यही कहूँगा कि वो यूपीएस सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ऐसी नौबत आज तक आई नहीं है और होपफुली आएगी भी नहीं। और इन केस अगर ऐसा हो भी गया तो हम उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास खुद ही पावर प्लांट, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो इसी मकसद के लिए हमारे पास है, बैकअप के तौर पर फ़ौरन उसको स्टार्ट कर देंगे। वो ऑलरेडी स्टैंड बाय पर हर वक्त होता है। सही। दानियल भाई, आप माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है, 5-6 साल आपको हो गए हरम में, तो आपसे प्लीज़ जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है, आगे आपके क्या गोल्स हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर गोल्स तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि मेरे कोई बहुत लंबे चौड़े फ्यूचर गोल्स हैं, बिकॉज फ्यूचर इज़ क्वाइट अनसर्टेन। लेकिन फिर भी हर इंसान की तरह मेरे भी कुछ गोल्स हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी, हर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। लाइक जिस कंपनी में मैं हूँ अभी, इससे बेहतर कंपनी अगर मुझे मिलेगी, और इससे बेहतर कंपनी का क्या मतलब, बेसिकली मैं अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, मैं पावर जनरेशन की तरफ मूव करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल की है, मेरी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और जब मैं यहाँ गल्फ़ में आया था तो मेरा मकसद यही था, वहाँ पे मैं टेलीकॉम की फील्ड में काम कर रहा था, मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपनी स्टडी से रिलेटेड फील्ड मिल रही थी, इसीलिए मैं गल्फ़ में आ गया। और फिर यहाँ पर मैं अभी रिसेंटली कुछ अर्सा कबल मुझे कुछ ऑफर्स हुई थी BMS सिस्टम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उस तरफ मैं नहीं किया। तो ओवरऑल मैं पावर जनरेशन की फील्ड में जाना चाहता हूँ और पावर जनरेशन पे मैं काम करना चाहता हूँ। और पावर जनरेशन पे ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी काम हो रहा है कि किस तरीके से चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो, ताकि पोल्यूशन के जो रेशो है वो कम से कम किया जा सके। सही। दानियल भाई, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिकल के वसी तजर्बे की रोशनी में कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रॉब्लम है और इसको रिज़ॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है पाकिस्तान में? इस बारे में आप क्या बोलेंगे, ख़ासकर कराची से, चूँकि आपका ताल्लुक़ है और हम भी कराची के ही हैं, तो इसलिए आप कराची के बारे में बताइएगा कि इसकी पावर जनरेशन के जो है प्रॉब्लम वो किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जा सकता है और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जा सके। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा तमाम व्यूअर्स से कि आप यहाँ पर कुछ नॉइसेस की आवाज़ सुन रहे होंगे अभी कुछ देर पहले। इट इज़ ओनली बिकॉज माई मेट इज़ वर्किंग, ही इज़ डूइंग सम हाउस होल्ड चोर्स, सो दैट इज़ द रीज़न फॉर ऑल दोज नॉइसेस। आपका सवाल क्या था कि पाकिस्तान में किस तरीके से लो कॉस्ट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा। पाकिस्तान में एक मेथड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और एक बहुत अच्छा तरीका भी है, जिसे मैं समझता हूँ काफ़ी रिलायबल भी है, कि सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस। उसके अलावा हमारे पास विंड मिल के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं काफ़ी मिकदार में।
ख़ास तौर पे अपना कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर बहुत पावरफुल विंड्स होती हैं, वहाँ पे अच्छी खासी उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और सोलर पैनल पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके, ज़्यादातर शहर जो हैं, वहाँ पर गर्मी अच्छी खासी तादाद में पड़ती है, इंटेंस सनलाइट वहाँ पर होती है। और हमारा सोलर पैनल काम ही बहुत बेहतरीन तरीके से उस वक्त करता है जब इंटेंस सनलाइट हो। तो उस प्रोसेस को, इस अगर मेथड को, ये जो तरीका है, इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए पाकिस्तान में, तो इससे हम लो कॉस्ट एनर्जी, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसको हम सीरियसली तरीके से इंस्टॉल करने का सोचें, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर। और सिर्फ यही, मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम लिया है, कि कोई भी सिस्टम अगर लगाया जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। ये सिस्टम लगाने के बाद अगर प्रॉपरली मेंटेनेंस हम उसको करते रहें तो नो डाउट हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोसेस हैं, लाइक टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लेकिन अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उस पर भी काम काफ़ी चल रहा है। अभी वो प्रोसेस अभी फाइनलाइज नहीं हो रहा, इतना पॉपुलर भी लोगों में नहीं है। और थोड़ा सा मैं उसके प्रोसेस के बारे में आपको बता भी दूँ अगर आप चाहें तो। जी जी ज़रूर बोलिए। उसमें बेसिकली समंदर के जो टाइड्स होती हैं, टाइडल वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। लो वेव और टाइड वेव के जो डिफरेंस है, और आप जानते हैं समंदर में अनगिनत टाइड्स होती हैं या अनगिनत वेव्स होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। इसके अलावा और भी कई प्रोसेस हैं जिनके बारे में फ़िलहाल मैं नहीं जानता। मैं फ़िलहाल इन 3 प्रोसेस के बारे में ज़्यादा थोड़ा मतलब ये कह सकता हूँ कि जानता हूँ। और बस पाकिस्तान के लिए यही मैं बोलूँगा, फ़िलहाल विंड टर्बाइन और दूसरा सोलर पैनल, ये बहुत अच्छे प्रोसेस हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी वो ज़रा प्रोसेस में अभी उनमें टाइम लगेगा, उन पर काफ़ी स्टडी अभी होना बाकी है। ठीक है दानियाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आखिर में अगर आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, और फेसबुक लाइव सेशन में जो हमारे साथ हैं, अगर आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। फेसबुक की ऑडियंस के लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। मैसेज ऐसे खैर मेरा भी कोई लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं अगर मैसेज देने का, तो एक मैसेज क्योंकि अक्सर मैं अपने कोलीग्स को भी बोलता रहता हूँ इस तरह की बात, तो वो मैसेज दे देता हूँ कि ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए। जी बिल्कुल बिना मकसद के जीने वाले इंसान की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। बिल्कुल। वो बंदा एक मुर्दे से भी बदतर होता है। इफ़ योर टारगेट इज़ 10 माइल देन एम फॉर द 11th माइल। जो भी काम करना है पूरे के पूरे जोश व जज्बे के साथ करें। अगर आपको पढ़ना है तो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ लगा दें। अगर आपको गाना है तो अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ लगा दें, लेकिन अपने टारगेट्स को क्लियर रखें और कंसिस्टेंट रहें अपने काम पर। जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, जब भी आप कामयाब हो सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। उम्मीद है व्यूवर्स इस बात को समझ पाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने का दानियाल भाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू दिया, ज्वाइन किया। और ये एक छोटा सा सेशन था जो दानियाल भाई के साथ था इलेक्ट्रिकल के हवाले से। ये भी इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लाइव सेशन में फिर हाज़िर होंगे और फिर आपसे मज़ीद डिस्कशन होगी। तो हमारी ये कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है, या पाकिस्तान या दुनिया का जो टैलेंट है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए और उससे लोग सीखने का मौका मिला। थैंक यू आप लोगों का देखने का, जिन लोगों ने देखा और जो लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।